मैंने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स है जो फैक्टर्स में बस उसके बारे में मैं बस एक छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन दूंगा। जो फैक्टर्स में टास्क इफेक्ट कर सकता है एक इंडिविजुअल को, किस तरीके का काम वो कर रहा है, उसका वर्कलोड कितना है। काम का लोड ज्यादा है तो वर्कलोड भी उसको इफेक्ट करता है। उसी तरीके से एनवायरमेंट, किस तरीके के एनवायरमेंट में वो काम करता है। उसी तरीके से डिस्प्लेस एंड कंट्रोल्स, वो उसको जो टूल्स दिए हुए वो किस तरीके से वहां पर एर्गोनॉमिक या ह्यूमन एरर्स आने की संभावना कितनी ज्यादा है वो। उसी तरीके से प्रोसीजर्स, वो कौन कौन सी उसकी जो वर्किंग क्वालिटी है, प्रोसीजर्स है वो कौन कौन से। बहुत सारे अगर जो जिस पुअरली रिटर्न प्रोसीजर्स है तो वो भी उसके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। उसी तरीके से ये थे जॉब फैक्टर्स। उसी तरीके से इंडिविजुअल फैक्टर्स आते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स में जो होता है वो होता है पर्सनालिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन, स्किल्स, कॉम्पिटिटेंस, परसेप्शन ऑफ स्किल्स। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड बोलेंगे तो पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एक आदमी का एटीट्यूड बोलेंगे तो उसका वो एक टॉपिक को या किसी भी एक आइडिया को किस तरीके से वो उसको देखता है, समझता है। तो एटीट्यूड जैसे कि आप सभी को पता है बहुत मुश्किल होता है, बदलना मुश्किल है, लेकिन बदल सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। इट्स पॉसिबल टू चेंज एन एटीट्यूड, बट थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी अब हमारे कंपनी में अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को देखा है कि सब जगह पे नो स्मोकिंग लिखने के बाद भी बहुत से एम्प्लॉयज जो होते हैं, वर्कफोर्स होते हैं, वो स्मोकिंग करती है। तो वो एक एटीट्यूड बन गया उन लोगों का कि वी विल नॉट फॉलो द स्मोकिंग रूल्स होता है। तो किस तरीके से, तो व्हाट आर द फैक्टर्स यूजिंग विच फैक्टर्स या यूजिंग अंडर विच कंडीशंस हाउ यू कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल। मुश्किल रहता है, मैंने कहा जैसे कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन आप किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो है, फर्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रॉपरली अगर आप बंदे को एजुकेशन दोगे, प्रॉपरली ट्रेन करोगे, उसको बताओगे, जैसे कि सिगरेट का ही हम लोग केस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट छोड़ने के बारे में, उसके बारे में उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, स्लाइड्स सब दिखा के उसको हम लोग उसको उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो है हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस। हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस का मतलब होता है आदमी को बहुत ज्यादा प्रभावित करना। वो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे उसको एक स्मोकिंग छुड़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अकेले या उस ग्रुप को हम एक मूवी दिखा सकते हैं जहां पे स्मोकिंग के कारण जो लंग्स डिसीज या कैंसर जो भी बीमारी है तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा दिखा सकते हैं। उनके फैमिली लॉस उससे क्या क्या मुश्किलें होती है, फैमिली को क्या क्या मुश्किलें होती है, ये सब दिखा सकते हैं। तो उससे क्या था, बहुत ज्यादा असर पड़ता है वर्कफोर्स के ऊपर। तो उसको हम लोग हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा जो भी मूवीज या जो भी फिल्म शुरू होती है उसके पहले वो तंबाकू का या सिगरेट के बारे में सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया हुआ। एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते वो लोग, एक छोटा सा प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट दिखाते, तो वो एक हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन रहता है, क्योंकि बहुत से लोग अचानक उसको देखते तो उससे बहुत प्रभावित होते। तीसरा है एनफोर्समेंट, जिसमें लीगल एक्शंस ले सकते हैं। अगर बहुत बार डिसिप्लिनरी एक्शंस के अंदर आता है एनफोर्समेंट एक्शन, तो अगर बहुत बार वार्निंग देने के बाद भी अगर वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते तो ऑब्वियसली एनफोर्समेंट या एक्शंस लीगली आप मूव कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा जो होता है वो है कंसल्टेशन एंड इन्वॉल्विंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे कंसल्टेशन बोलेंगे तो आप उस वर्कफोर्स को के साथ में कंसल्टेशन कर सकते हो, टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। उसी तरीके से उनको एक ग्रुप में इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर एक बंदा स्मोकिंग छोड़ता ही नहीं है तो उसको आप एक ग्रुप में डालिए और उस ग्रुप को मैनेज करने के लिए बोलिए, तो उसको फील होगा कि उसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है, तो वो खुद उस एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करेगा। सो दिस आर द फैक्टर्स विच कैन चेंज द एटीट्यूड। हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉम्पिटिटेंस। कॉम्पिटिटेंस या कॉम्पिटिटेंट पर्सन, अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं हु इज द पर्सन, लाइक हमेशा कुछ ना कुछ इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है कि एक मशीन है तो उस मशीन पे कौन काम कर सकता है या लॉटो टेस्ट कौन कर सकता है, ऐसे वगैरह बहुत से क्वेश्चंस पूछते। तो उसमें हम अक्सर यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव पर्सन पे, कॉम्पिटिटेंट
इलेक्ट्रीशियन है, कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। क्या होता है कॉम्पिटेंट का मतलब? तो कॉम्पिटेंस, यू कैन रिमेम्बर द वर्ड कॉम्पिटेंस बाय रिमेम्बरिंग द वर्ड केट। कॉम्पिटेंट अगर आपको याद करने का है तो कॉम्पिटेंस के आप बस इतना याद कीजिए, KATE। कैट अगर आप यूज करोगे तो आप कॉम्पिटेंस का मतलब जान सकते हैं, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा होता है एबिलिटी, तीसरा होता है ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस्ड। तो ये जो 4 फैक्टर है केट, वो होता है कॉम्पिटेंस, जिसे हम कहते हैं नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस्ड। एक टॉपिक के बारे में, काम के बारे में कितना नॉलेज है, उसकी एबिलिटी है कि नहीं, उस बंदे को एबिलिटी है, क्षमता है कि नहीं है, उसको कितनी ट्रेनिंग दी हुई है, और एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो उसे हम लोग कॉम्पिटेंस कहते हैं। परसेप्शन ऑफ रिस्क। क्या है परसेप्शन ऑफ रिस्क? परसेप्शन ऑफ रिस्क बोलेंगे तो कुछ भी, कोई भी रिस्क, अगर हमें कुछ भी रिस्क या कोई भी काम करते समय कोई अभी हमको लगता है कि कुछ रिस्क है उस काम में, वो जो रिस्क जो हमको फील होता है वो हमारे डिफरेंट सेंस, हमारे जो सेंस जो होते हैं उस सेंस के कारण हमें लगता है कि कुछ उस काम में कुछ रिस्क है, या हमको कुछ फील होता है। वो फीलिंग जो परसेप्शन ऑफ एक रिस्क को फील करना, पहले से फील करना, उसे हम लोग परसेप्शन ऑफ रिस्क कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो और बहुत टर्निंग आ जाती है, हाई स्पीड में आप जा रहे हो और एक टर्निंग आ जाता है, तो उस टर्निंग के आने पे आपको अंदर से आपको लगता है कि मुझे स्पीड कम कर देनी चाहिए क्योंकि टर्निंग आ रहा है, राइट? और आपका पैर ऑटोमेटिक ब्रेक पे चला जाता है। दैट इज व्हाट परसेप्शन ऑफ रिस्क, क्योंकि वहां पे आपका जो ब्रेन होता है वो डिटेक्ट करता है कि अगर आपने गाड़ी स्लो नहीं की तो क्या होगा, आप जाके एक्सीडेंट कर दोगे गाड़ी का, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट परसेप्शन ऑफ रिस्क। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट परसेप्शन ऑफ रिस्क? एक कंपनी में भी अगर आप काम करोगे, ऑब्वियसली आपकी जो वर्कफोर्स या आपकी जो मैन पावर है उनके पास भी परसेप्शन ऑफ रिस्क होना बहुत जरूरी है। उनको वो रिस्क को आइडेंटिफाई करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो होना बहुत जरूरी है। अगर आपके किसी साइट में जहाँ पे काम चल रहा है, आपकी वर्कफोर्स काम कर रही है, अचानक वहां पे आग लग जाती है, तो क्या होता है, वो उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट वो लोग अपना काम छोड़ के इमरजेंसी प्लान को फॉलो करते हैं, फायर इमरजेंसी प्लान को फॉलो करते हैं, बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, असेंबली पॉइंट की तरफ चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। वो करते। तो वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनको परसेप्शन ऑफ रिस्क हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे फायर जो है, उस रिस्क फायर को उन्होंने देख लिया, उन्हें पता है फायर आग लग गई है तो उससे ये रिस्क होंगे, उनके जीवन को, दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है, जीवन को भी नुकसान हो सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, लोग उसी टाइम पे साइट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो दैट इज व्हाट परसेप्शन ऑफ रिस्क। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं परसेप्शन ऑफ रिस्क को। जैसे कि मैं गाड़ी का भी एग्जांपल दे चुका हूँ, पहले गाड़ी चलाते समय परसेप्शन ऑफ रिस्क का मैंने एग्जांपल दे दिया, इसलिए अपना पैर जो होता है वो ऑटोमेटिक ब्रेक पे चला जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करता है परसेप्शन ऑफ रिस्क को? फर्स्ट इज इलनेस। अगर आप बीमार हो, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली वो परसेप्शन ऑफ रिस्क को अफेक्ट करेगा। स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में हो तो भी ऑब्वियसली आपका जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे रिस्क को। फैटीग, बेहोश हो जाना या कमजोर हो जाना। ड्रग एंड अल्कोहल, ऑब्वियसली अगर आप नशे में हो तो भी परसेप्शन ऑफ रिस्क काम नहीं कर पाएगा आपका। प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ कामों के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस भी जरूरी है ताकि आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सको। जैसे स्पेशली कॉन्फ्रेंस फेस में जब काम करते हो, एक बंदा जो पहले से ट्रेंड, उसको पता है वहां पे क्या क्या हजार्ड्स है, क्या क्या रिस्क है, तो वो जाने के पहले वो पूरा पीपी, वो पूरा प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा। तो क्यों? क्योंकि उसके पास, उसको पता है परसेप्शन ऑफ रिस्क, उसको पता है क्या कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, तो वो पहले से उसको उसके लिए प्रिकॉशनरी मेथड्स लेगा। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है तो भी वो साइट पे जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई कर पाता है।